हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी केयर फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू किया था, फिर उसके बाद कुछ डिसीज कंडीशन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर थी वो हमने पढ़ी थी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे और देखेंगे बाकी जो डिसीज कंडीशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम। बाकी देखते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने कैटर पढ़ लिया था, कॉमन कोल्ड भी पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है साइनसाइटिस पढ़ना है, फेरेंजाइटिस पढ़ना है और लैरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। तो ये हमने कैटर एंड कॉमन कोल्ड पढ़ लिया था। अभी हमें साइनसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस। साइनसाइटिस का पहले मतलब समझते हैं। जो हमारे फेस में, हमारे बोन्स, जो फेस की बोन्स होती हैं उनके बीच में कुछ साइनस होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं हेल्दी साइनस, जो इस साइड देख रहे हैं इमेज में, इसमें ये है फ्रंटल साइनस, स्फिनोइड साइनस, इथमोइड साइनस एंड सेप्टम साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस। तो ये साइनस का मेन काम होता है कि ये क्या करते हैं कि जो बोन के अंदर एयर फिल्ड रहते हैं, एयर फिल्ड होल्स रहते हैं बोन के अंदर, उनको हम साइनस बोलते हैं। और ये जो वॉइस टोन है, जो क्वालिटी है वॉइस की, जो टोन है, उस टोन को ये मेंटेन करके रखते हैं और उसमें हेल्प करते हैं टोन में। ठीक है, टोन क्वालिटी में हेल्प करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, साइनसाइटिस में क्या होता है, अगर ये इन्फ्लामेशन हो जाए ये साइनस के अंदर, या फिर जो म्यूकस, जिसमें एयर फिल्ड था उसमें म्यूकस फिल्ड हो गया, म्यूकस ये लिखा है जैसे एक्सिस म्यूकस साइनस इन्फेक्शन। तो इन सारी चीजों, जब ये इन्फ्लामेशन हो जाएगा इसके अंदर, जो एयर फील्ड है, जो पहले से एयर भरा हुआ है इनमें, और इसकी जगह फ्लूइड भर जाए, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाए, तो इसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, साइनसाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू लाइनिंग द साइनस. Healthy sinus are filled with air, but then they become blocked and filled with fluid. Germ can grow and cause an infection. मतलब साइनसाइटिस, साइनस नॉर्मल होते हैं उसमें एयर फिल्ड होता है, लेकिन अगर उस कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन को छोड़ दें और अगर उन साइनस में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाए, जिसमें कोई बैक्टीरिया वायरस डेवलप हो जाए, किसी इन्फेक्शन के कारण फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाए, तो हम उसको साइनसाइटिस बोल रहे हैं। तो उसको साइनसाइटिस इन्फेक्शन बोल रहे हैं। बात करते हैं कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं आफ्टर अ कोल्ड और फ्लू। कोई आपको सपोज दैट पेशेंट को कोल्ड हुआ या फ्लू हुआ, तो उसके कारण हो सकता है कि उसको साइनसाइटिस देखने को मिले। अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसने नहीं लिया और वो प्रॉपर ट्रीटेड नहीं किए गए, तो वो हो सकता है कि वो साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो जाए, साइनसाइटिस को कॉज कर दे। थ्रू डेंटल इन्फेक्शन, अगर आपके डेंटल में, टूथ में अगर इन्फेक्शन है, तो हो सकता है वो स्प्रेड आउट होकर आपको साइनसाइटिस कॉज कर दे। नेजल एलर्जी, अगर कोई एलर्जेंट है जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है, किसी पेशेंट को एलर्जी होती है, तो हो सकता है वो एलर्जी की वजह से वो साइनसाइटिस कॉज कर दे, तो उसको बोलेंगे एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से साइनसाइटिस हो सकता है। साइन सिम्टम्स की बात करते हैं तो क्या क्या देखेगा इसमें, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, पेशेंट इरिटेट हो जाएगा, उससे इरिटेट होगा, बहुत ही प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगी। ईयर डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, उसको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्नोरिंग हो सकता है उसको। माउथ ब्रीदिंग हो सकता है उसको, क्योंकि नोज ब्लॉक हो जाएगी, या फिर कॉमन कोल्ड जैसे साइन सिम्टम दिखेंगे तो हो सकता है वो नोज से प्रॉपर ब्रीदिंग ना ले पाए, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, माउथ से ब्रीदिंग लेगा। बैड ब्रीथ हो सकता है, उसका जो स्मेल है, जो ब्रीथ की, वो बैड ब्रीथ हो। ठीक है, टूथ एक हो सकता है, नेजल स्पीच हो सकता है। जो आप मतलब जो भी बोलेंगे उसमें क्या होगा, नेजल साउंड आएगा। जो एक अलग से टोन आता है नेजल स्पीच, जब जब नेजल के थ्रू हम बोलते हैं तो इसमें एक अलग से टोन आता है, वो हो सकता है नेजल नेजल स्पीच देखने को मिले। अब प्राइमरी केयर की बात करें तो प्राइमरी केयर में इसमें हम पेन किलर देंगे, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन टू रिड्यूस पेन, पेन को रिड्यूस करने के लिए पेन किलर दे रहे हैं। डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे और जो ड्रॉप्स हैं वो दे सकते हैं, ताकि जो कंजेशन है वो उसको क्लियर किया जा सके। एडवाइस टू पेशेंट टू मेंटेन हाइड्रेशन, पेशेंट को बोलना है ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि सीक्रेस हो सकता है, नो सीक्रेशंस भी इसमें देखने को मिले, है ना, हो सकता है। तो उसको बोलना है कि हाइड्रेटेड रहे और मेंटेन हाइड्रेशन। एडवाइज द पेशेंट टू अप्लाई वार्म फेस पैक्स ओवर द साइनस टू ईज पेन,
मतलब जो साइनस है और उनमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो चुका है, तो पेशेंट को बोलना है कि जो वार्म फेस पैक्स होते हैं उनको साइनस के ऊपर अगर वो उससे रख के सिकाई करेंगे तो हो सकता है उस जो पेन हो रहा है उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे। रेफरल की बात करें तो साइन एंड सिम्टम बिकम सेवरल or don't ease within week and patient reported following sign and symptom severe pain and swelling at the front of the head and eye of face blood stain discharge coming from nose। अगर साइन एंड सिम्टम्स जो धीरे धीरे आपको लग रहा है कि सीवियर हो रहे हैं और आगे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं तो हमें क्या करना है कि उसको आगे रेफर करना है। और ब्लड स्टेन अगर जो नोज का डिस्चार्ज है, नोज से जो डिस्चार्ज आ रहा है, सीक्रेशन आ रहा है, अगर उसमें ब्लड स्टेन दिखता है, ब्लड दिख रहा है आपको, तो आपको उसको रेफर करना है। तो ये हमने साइनसाइटिस समझा। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे फेरेंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस की बात करेंगे, फेरेंजाइटिस क्या होता है। तो जो आप ये देख रहे हैं हेल्दी थ्रोट, हेल्दी थ्रोट में क्या है, जो फेरिंग्स हैं ये नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन इस जो एबनॉर्मल सोर थ्रोट की कंडीशन में क्या हो जाता है, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये इन्फ्लामेशन किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी रीजन से हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल हेल्दी थ्रोट है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं दोनों साइड और ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल हेल्दी थ्रोट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सोर थ्रोट की कंडीशन में यहाँ इन्फ्लामेशन हो गया, तो इसको बोल रहे हैं फेरेंजाइटिस। Pharyngitis is the medical term for a sore throat. Cause for a pharyngitis include viral infection such as common cold and bacterial infection such as group A streptococcus. Pharyngitis is a common condition and rarely a cause for concern. Viral pharyngitis often clear up in its own within a week or so. मतलब फेरेंजाइटिस वही मेडिकल टर्म है जो कि जो जो हमारा माउथ है उसमें थ्रोट जो है, थ्रोट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम फेरेंजाइटिस बोल रहे हैं, ठीक है। और वो वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रुप ए बीटा ए स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया वो कॉज कर सकता है, तो ये सारे इसको हम फेरेंजाइटिस बोल रहे हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो कोल्ड एंड फ्लू सीजन में हो सकता है कि सोर थ्रोट हो जाए, फेरेंजाइटिस हो जाए, ठीक है। फेरेंजाइटिस को ही सोर थ्रोट बोलते हैं, फेरेंजाइटिस ऑल्सो नोन एज सोर थ्रोट। एलर्जी की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग अगर रेगुलर स्मोकिंग कर रहा है, कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। फ्रीक्वेंट साइनस इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन उसको साइनस इन्फेक्शन ऑलरेडी है तो हो सकता है उसकी वजह से हो। अब साइनस सिम्टम्स की बात करें क्या क्या देखने को मिलेंगे। फीवर, हेडेक देखने को मिल सकता है पेशेंट में क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन जब जहाँ जहाँ बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो फीवर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। तो फीवर, हेडेक हो सकता है, जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है। इनलार्ज लिम्फ नोड इन नेक, जो नेक में जो लिम्फ नोड ऑलरेडी हमारे नॉर्मल जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो हो सकता है वो इनलार्ज हो जाए या उनमें स्वेलिंग हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए। स्वॉलन टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें हो सकता है इन्फ्लामेशन के कारण उनमें स्वेलिंग हो जाए, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। इनलार्ज स्प्लीन एंड लिवर हो सकता है इसके कारण, अगर ये आगे डेवलप हो गया और ऐसी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया गया तो हो सकता है स्प्लीन और जो लिवर है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिले और वो इनलार्ज हो जाए। हिपेटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली हो सकता है। प्राइमरी केयर की बात करें तो इसमें ट्राई टू सबसाइड रिस्क फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर जो हमने देखे जैसे कोल्ड एंड फ्लू सीजन, एलर्जिक, स्मोकिंग, फ्रीक्वेंट साइनस इन्फेक्शन, ये जो रिस्क फैक्टर थे तो सबसे हमारी पहले प्रायोरिटी रहेगी कि इसको कम किया जा सके, इसको सबसाइड किया जा सके। तो उसको पेशेंट को बोलना है और उसको एजुकेट करना है सबके बारे में ताकि वो इससे उसको कम हो सके। गिव नसेट नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देने हैं जैसे कि एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन एक्सेट्रा टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम नसेट्स दे रहे हैं। नसेट्स मींस नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो कि इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, तो ये ड्रग्स हमें देने हैं जिसके एग्जांपल एसिटामिनोफेन एंड एस्पिरिन है। If sore throat is associated with bacterial infection and there are no symptom of cold or flu, then give patient a course of antibiotic for 5 to 7 days। मतलब अगर sore throat बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको क्या करना है, इसको एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो 5-7 दिन के लिए देना है जिससे वो ट्रीट किया जा सके। अब रेफरल की बात करें तो रेफर द पेशेंट टू ईएनटी हॉस्पिटल। मतलब जब भी आप, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी रेफर कर दें उसको, आपको ये देखना है कि अगर थ्रोट की कंडीशन है तो आपको ईएनटी हॉस्पिटल, जहाँ पे ईएनटी जो ईयर आई नोज थ्रोट का जो सर्जन है या जो फिजिशियन है तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का हो, ईएनटी का हो, तो ऐसी जगह हमें रेफर करना है जहाँ वो अवेलेबल हो और उसका ट्रीटमेंट हो सके। रेफर द पेशेंट टू लेबोरेटरी टेस्ट।
थ्रोट कल्चर टू रूल आउट स्ट्रेप्टोकोकस टू एनी अदर कॉज ऑफ इन्फेक्शन। अब आपको पता है कि आप यहाँ लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवा सकते, तो आपको उसको रेफर करना है ताकि वो आप फर्दर इंस्टीट्यूट में रेफर करें जहाँ पे उसकी लेबोरेटरी टेस्ट जो है और जो भी टेस्ट या प्रोसीजर होना है वो हो सके वहाँ पे, और उसका प्रॉपरली रूल आउट जो भी बैक्टीरियल है वायरल है वो रूल आउट किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके। अवेयर द पेशेंट अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फेरेंजाइटिस, उसको एजुकेट करना है कि अगर ये ट्रीट नहीं किया हुआ तो कैसे ये क्या किस में कन्वर्ट हो सकता है। रोमेटिक हार्ट डिसीज देखने को मिल सकती है इसकी वजह से, क्योंकि जो सोर थ्रोट होता है उसके बाद ही ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड आउट हो जाता है बॉडी में, और वो कहीं ना कहीं रोमेटिक फीवर, रोमेटिक हार्ट डिसीज ये सब कॉज कर सकता है। तो ये सारी चीजें उसको बतानी है कि आगे कितना कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है ये। ठीक है, ये फेरेंजाइटिस के बारे में सब कुछ बताना है। तो ये हमारा फेरेंजाइटिस हो गया। अब हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं लेरेंजाइटिस की। सो व्हाट इज लेरेंजाइटिस? लेरेंजाइटिस की बात करें तो यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, नॉर्मल लेरिंग्स है। ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल लेरिंग्स है, जो कि ये एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस के ये है वोकल कॉर्ड, जहाँ से हमारा आवाज प्रोड्यूस होती है, जहाँ हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल लेरिंग्स है। अब इन्फ्लेम लेरिंग्स की बात करें तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ इन्फ्लेमेशन हो गया है, और ये जो पैसेज था, जो वॉइस पैसेज था, वॉइस बॉक्स था, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, ये नैरो हो जाएगा और आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आएगी, और उससे आपको अगर जब भी बोलेंगे तो उसमें डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। तो laryngitis occur when your voice box or vocal cord become inflamed from overuse, irritation and infection. Laryngitis can be acute short term, lasting less than 3 weeks, or it can be chronic long term, lasting more than 3 weeks. मतलब ये है कि जो laryngitis है, जो वॉइस बॉक्स है, जो लैरिंग्स है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो लैरिंग्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको लैरिंजाइटिस बोलते हैं। आप एक वर्ड याद रखिए, जहां भी ITIS लगा है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। तो लैरिंजाइटिस, लैरिंग में ITS लग गया तो लैरिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ लैरिंग्स, और जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो लैरिंग्स में किसी भी, अगर आप ज्यादा, आपने जैसे सिंगर होते हैं वो ज्यादा उन्होंने गाने गाए और ज्यादा यूज किया वोकल कॉर्ड का, ज्यादा वॉइस बॉक्स का यूज किया, लैरिंग्स का यूज किया, जिसकी इरिटेशन के कारण या कोई और इन्फेक्शन के कारण उसको इन्फ्लेमेशन हो सकता है और वो स्वेलिंग हो सकती है उसके अंदर। लैरिंजाइटिस कैन बी एक्यूट, ये एक्यूट भी हो सकता है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूट क्रॉनिक दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो यहाँ एन अंडरलाइंग इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है कोई इन्फेक्शन की वजह से। ओवर यूज ऑफ वोकल कॉर्ड, ज्यादा आपने ओवर यूज बोल दिया, ज्यादा आपने गाने गाए, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना कि ज्यादा, जैसे किसी ने गाने गाए या ज्यादा बोला है, कोई ज्यादा से चिल्ला के बोला या शाउट किया किसी पे, ज्यादा मतलब ओवर यूज किया है लैरिंग्स का, तो हो सकता है वो आवाज, जैसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज की आवाज बैठ गई है, तो उसी तरह से ओवर यूज ऑफ वोकल कॉर्ड जब ज्यादा यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो सकती है उसमें। एसिड रिफ्लक्स, जो फूड हमने खाया और वो हमारे स्टमक में गया और वो कहीं रिफ्लक्स हो गया, तो जो एसिड होता है हमारे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे स्टमक में होता है, वो रिफ्लक्स होगा और उसकी वजह से हो सकता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, देखने को मिले। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर थे। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स में आप देख रहे हैं ड्राई थ्रोट देखने को मिलेगा। इसमें गला आपको बहुत सूखा सूखा लगेगा कि बहुत गला सूख रहा है, प्यास लगेगी बार बार, तो उसको ड्राई थ्रोट बोल रहे हैं। थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, जब आप बोल नहीं पाएंगे तो एक आपको अजीब सा इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से आपको पेन भी हो सकता है और हो सकता है आपको इरिटेशन हो। ड्राई कफ देखने को मिलेगा, सूखा खांसी आएगा। ठीक है, ड्राई कफ मीन सूखी खांसी होगी। वीकेंड वॉइस और लॉस ऑफ वॉइस और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो इसमें वीकेंड वॉइस क्या है कि आपकी जो वॉइस का जो टोन थी वो कम हो गई, और जो आप बोलने की जो आपकी जो वॉल्यूम था वो भी कम हो गया, सप्रेस हो गया। और हो सकता है कि जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आप एक बार यूट्यूब पे सुन लें, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस क्या होती है, कैसी होती है, तो वो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। आवाज इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मतलब क्लियरली आवाज नहीं आती है। आप एक बार सुने, यूट्यूब पे सुन लेना, आपको भी क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब या गूगल पे डालें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस तो उसमें आ जाएंगे, तो आप उसका साउंड सुन लें, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कैसा होता है। अब बात करते हैं प्राइमरी केयर की। तो प्राइमरी केयर में, इफ द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज वायरल, the symptom will disappear without treatment and patient feel
well within week। मतलब अगर ये लेरिंजाइटिस अगर वायरल की वजह से हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, वायरल लेरिंजाइटिस है, तो ये विद इन वीक में किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये सबसाइड हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट, और पेशेंट फील बेटर, ठीक है, विद इन वीक। तो ये अब इफ बैक्टीरियल लेरिंजाइटिस देन गिव एंटीबायोटिक सच एज एमोक्सिसिलिन। अगर ये वायरल था तो अपने आप सही हो रहा था, लेकिन अगर बैक्टीरियल लेरिंजाइटिस है तो क्या करना है आपको, प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो आपका स्टार्ट करना है आपको, जैसे एमोक्सिसिलिन देते हैं उसमें। तो ऐसी सारी बैक्टीरियल जो बायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो आपको देनी है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए देते हैं। गिव नसेट्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देना आपको, जैसे एग्जांपल में एसिटामिनोफेन और एस्पिरिन, ये सारे ड्रग्स देने हैं टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। जो इन्फ्लामेशन होगा उसको रिड्यूस करने के लिए हम नसेट्स दे रहे हैं, जिसके एग्जांपल है एसिटामिनोफेन और एस्पिरिन, ठीक है। अब रेफरल की बात करते हैं। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, थ्रोट इरिटेशन एंड ड्राई कफ डू नॉट सबसाइड विद इन अ वीक। मतलब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ रही है जो बहुत ही क्लियर वॉइस नहीं आ रही है, अगर ऐसी वॉइस रेगुलर आ रही है और थ्रोट इरिटेशन ज्यादा हो रहा है, ड्राई कफ भी आ रहा है जो सबसाइड नहीं हो रहा है विद इन वीक के अंदर, तो आपको रेफर करना है ताकि उसका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके, इसलिए आपको उसको प्रॉपर रेफर करना है। तो ये हमने पढ़ लिया लेरिंजाइटिस। अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस की। तो टॉन्सिलाइटिस में हम देखेंगे टॉन्सिलाइटिस होता क्या है, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस आप देखेंगे तो जो ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में इस एक साइड नॉर्मल लिखा हुआ है, एक साइड एबनॉर्मल लिखा हुआ है। तो ये जो बीच में लाइन है, आप लाइन देख रहे हैं व्हाइट कलर की, तो इसमें जो नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल साइड में मतलब सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कंडीशन होना चाहिए। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में आप देख रहे हैं अंदर, तो इस पोर्शन को देखिए आप, इस पोर्शन को जहां ये मेरे माउस का कर्सर है, इस पोर्शन को आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा रेडनेस भी दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइटिश स्पॉट भी दिखाई दे रहे हैं और स्वेलिंग भी दिखने को मिल रहा है। तो इस साइड जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है, फेरिंग्स होता है, ये सारी चीजें इस तरह से नॉर्मल दिखाई देती हैं। लेकिन इस कंडीशन में आप देखेंगे तो थ्रोट है उसमें रेडनेस दिखाई दे रहा है आपको, ये इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें आपको रेडनेस दिखाई दे रहा है, व्हाइटिश स्पॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे टॉन्सिल्स में, और जो स्वेलिंग जो टॉन्सिल्स हैं वो आप उसमें स्वेलिंग दिख रही है। तो ये थी टॉन्सिलाइटिस, इसको बोलते हैं कि रेडनेस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा टॉन्सिल्स में, वो किसी भी वायरल बैक्टीरियल या किसी भी वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉन्सिलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, टू oval shaped pad of tissues at the back of the throat. One tonsils each side. Sign and symptom of tonsillitis include swollen tonsils, sore throat, difficulty swallowing, and tender lymph nodes on the sides of the neck। मतलब ये है कि जो टॉन्सिल्स हैं जो नॉर्मली हमारे जो थ्रोट के दोनों साइड होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होगा तो क्या क्या साइन सिम्टम दिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है स्वेलिंग दिखेगी, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स में स्वेलिंग दिखेगी, सोर थ्रोट जो हम पढ़ चुके हैं वो देखने को मिल सकता है, डिफिकल्टी swallowing। जब आप फूड को अंदर की ओर जब आप ले जाते हैं, फूड को जब आप उसको निगलते हैं तो उसमें क्या है, डिफिकल्टी इन swallowing, आपको निगलने में परेशानी होगी फूड को, तो इसको हम बोल रहे हैं डिफिकल्टी इन swallowing, जिसको डिस्फेजिया भी बोलते हैं। एंड टेंडर लिम्फ नोड ऑन द साइड ऑफ द नेक, जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, जिस तरफ नेक की साइड में जो होते हैं उसमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी। फैक्टर की बात करें तो अंडरलाइंग इन्फेक्शन, ओवर यूज ऑफ वोकल कॉर्ड एंड एसिड रिफ्लक्स, जो हमने पढ़ा था ये वही चीज है कि ओवर यूज ऑफ वोकल कॉर्ड, सॉरी ये गलत है, ये रिस्क फैक्टर आप ना पढ़ें, इस रिस्क फैक्टर को, ये रिस्क फैक्टर इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इस रिस्क फैक्टर को आप ना पढ़ें, ठीक है, ये इसका नहीं है रिस्क फैक्टर, ये इसका नहीं है, तो आप लोग याद रखें कि ये रिस्क फैक्टर नहीं पढ़ना, ये इसमें इंक्लूड नहीं है टॉन्सिलाइटिस में, ठीक है, ये रिस्क फैक्टर इसका नहीं है। अब आगे बात करते हैं साइन सिम्टम, ये साइन सिम्टम इसके ही हैं। इसमें थ्रोट कंजेशन होगा, कोल्ड सिम्टम देखने को मिलेंगे, डिफिकल्टी इन swallowing होगा, बैड ब्रीथ होगा, मॉडरेट टू सीवियर थ्रोट मतलब थ्रोट कंजेशन होगा, कोल्ड सिम्टम्स होगा, डिफिकल्टी इन swallowing देखने को मिलेगा, बैड ब्रीथ और मॉडरेट टू सीवियर थ्रोट देखने को मिल सकता है। प्राइमरी केयर की बात करें तो प्राइमरी केयर में हम क्या देंगे, गिव पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन टू पेन रिलीफ एंड फीवर। इसमें पेन रिलीफ और फीवर को रिलीव करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए, फीवर को सबसाइड करने के लिए हम पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन देंगे ताकि उसका जो पेन और फीवर है वो कम हो सके।
Corticosteroids such as dexamethasone on prednisolone prescribed by physician to reduce inflammation और swelling. अब यहाँ जो इन्फ्लेमेशन और swelling है उसको कम करने के लिए corticosteroid थेरेपी दे रहे हैं, जैसे dexamethasone, prednisolone, ऐसी मेडिसिन जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा वो हमें देनी है पेशेंट को और उसको बताना है. गार्गल विद द सॉल्ट वाटर टू सूदन द थ्रोट. जो गार्गल और सॉल्ट का जो वाटर का जो गार्गल है वो करवाना है पेशेंट को, जिससे उसका जो थ्रोट में जो इरिटेबिलिटी हो रही है और जो उसको प्रॉब्लम हो रही है वो उसमें कंफर्टेबल फील कर सके. हैव रेगुलर सॉफ्ट एंड स्पाइसी मील्स. इसमें क्या है, सॉफ्ट और स्पाइसी मील्स क्या है, रेगुलर में क्या है, हमें सॉफ्ट मील्स के उसके लिए रिकमेंड करना है, उसको बताना है और अवेयर करना है कि ऐसी डाइट उसका डाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कंफर्टेबल फील करेगा, किस डाइट में वो उससे ज्यादा बेटर है उसके लिए. तो ये सारी चीज डाइट से रिलेटेड उसको हम एजुकेशन देंगे. रेफरल की बात करें तो इफ पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द बैक्टीरियल ट्रीटमेंट, पेशेंट अगर जो आप बैक्टीरियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट, तो आपको कहा इसको रेफर करना है फर्दर इंस्टीट्यूट में ताकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके. लेबोरेटरी टेस्ट आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आपको रेफर करना है ताकि उसकी प्रॉपर लेबोरेटरी टेस्ट हो सके और जो भी बैक्टीरियल है वायरल इन्फेक्शन है उसको रूल आउट किया जा सके. फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल्स होते हैं उसको जब रिमूव करते हैं तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं टॉन्सिलेक्टमी. ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स और ब्रैकेट में लिखा है टॉन्सिलेक्टमी. इन केस ऑफ क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस एंड फॉर पीपल हु एलर्जिक टू एंटीबायोटिक, मतलब जो पेशेंट का जो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो चुका है उसको ट्रीटमेंट उसका नहीं हो रहा है, क्योर नहीं हो रहा है, तो हम उसका क्या करेंगे, टॉन्सिलेक्टमी कर देंगे, उसके जो टॉन्सिल्स हैं उसको रिमूव कर देंगे. ठीक है, ये था हमने टॉन्सिल्स पढ़ा. ये यहाँ पे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारा खत्म हो गया. अब यहाँ पे आप याद रखिए कि ये जो रिस्क फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं ये रिस्क फैक्टर इस टॉन्सिलाइटिस कंडीशन के नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये इसको इग्नोर कर दें. ठीक है, ये रिस्क फैक्टर इसके नहीं है, वो बाय मिस्टेकनली इसमें लिख गए हैं, मेरे से गलती हो गया इसको, तो इसको आप लोग इग्नोर करें, ये रिस्क फैक्टर इसके नहीं है, टॉन्सिलाइटिस के रिस्क फैक्टर नहीं है ये. ठीक है, तो इसको अवॉइड करें, बाकी सब इसका है. तो अब बात करते हैं, हमारी क्लास यहाँ खत्म की, हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा जिसमें हमने सारी कंडीशन एक एक से पढ़ी और हमने कहाँ से ये कंटेंट हमने जो लिया है, जिस तरह से ये क्लास है ये पूरा ही क्लास सीएचओ के लिए है, जो सीएचओ की जो इग्नू के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कंटेंट दिया हुआ है. इसीलिए अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है या ज्यादा डिटेल में आपका सिलेबस में ज्यादा डिटेल में है तो आप उसको उस अपनी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं अदर बुक से, अदर कंटेंट यूज करके. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सीएचओ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके सिलेबस से लिया गया है, इसीलिए इसको काफी शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है और मैंने बेसिक चीजें यहाँ पे यूज करके आपको समझाने की कोशिश की है. तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी के साथ, सभी सीएचओ के साथ शेयर करें. तो ये था पार्ट 2. पार्ट 1 हमने पहले पढ़ा और अगर आपको पार्ट 1 पढ़ना है तो इस पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में पढ़ें, आप इसको क्लियरली समझ में आएगा. तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.